की 3 बड़ी खबरों की करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव से पहले यानी कि 7 नवंबर को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में हालिया उपचुनाव के नतीजे और 2022 में होने वाले 7 राज्यों के चुनावों पर पार्टी के नेता मंथन करेंगे। जेपी नड्डा की पार्टी की अध्यक्षता में ये लगातार बैठक होने वाली है। उनकी अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी। फिर 2022 के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे। इस बैठक में बीजेपी राजनेता आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। वहीं बैठक में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही होगा, जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक का शुभारंभ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्ष भाषण से शुरू होगा। इस बैठक का स्थान एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तय किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण के साथ इसकी समाप्ति हो जाएगी। बैठक के दौरान राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। वहीं बैठक के दौरान 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और अगले साल के अंत तक जब इन 2 राज्यों में भी चुनाव होगा तो अपने आप में ये 7 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उससे पहले ये बैठक और भी ज़्यादा ज़रूरी। इस बीच आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावों को लेकर खास फोकस पार्टी का रहेगा और साल के अंत में जहां चुनाव होने हैं इसमें पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा क्योंकि सत्ता में है, इसलिए भाजपा के लिए ऐसे राज्यों में फिर सत्ता हासिल करने की एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। और इसको देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारिणी की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बुलाई है, जिसकी शुरुआत उन्हीं के भाषण के साथ होगी और तमाम दिग्गज इस बीच इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। कोशिश यही है कि 7 राज्य जहां अगले साल चुनाव होते हैं, जिनमें 5 राज्यों के चुनाव तो साल के शुरुआत में होंगे और 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और गुजरात यहाँ चुनाव साल के अंत में होंगे। इन 7 राज्यों में कैसे बीजेपी अपनी मजबूती और भी ज़्यादा पुख्ता करे, इसको देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजकुमार, अपने आप में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें पंजाब को छोड़कर हर राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में वापस सत्ता में आना बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल साची, निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर कैडर को देखा जाए तो चिंतन, मंथन और मनन के लिए हमेशा पार्टी तैयार रहती है। और जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री G20 और COP26 में जाके जिस तरीके से विश्व के एक पटल पर एक नई छाप छोड़ी है, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र वो अपने भाषण में यहाँ कर सकते हैं। उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर कार्यकर्ताओं को आगे उतारा जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो गृह मंत्री अभी पिछले दिनों गए थे और गृह मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि 300 पार का संकल्प लेना है। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उन्होंने एक मनोबल उनका बढ़ाया और 1.25 करोड़ के आसपास नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके अलावा कल एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि अब पार्टी के अंदर जो ज्वाइनिंग होगी, किसी भी पार्टी से यदि कुछ नेता अगर पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे तो एक स्कैनिंग कमेटी बना दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो रहे हैं, उसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री भी उसके स्कैनिंग कमेटी के सदस्य होंगे कि सबसे पहले बायोडाटा उनके पास जाएगा और उन्हें पार्टी में ज्वाइन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये भी एक डिस्कशन किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एक चुनाव की तरफ जाते हुए बहुत गंभीर परिणाम इसके आने वाले हैं। और जहाँ तक ये बैठक है, इस बैठक में कई मुद्दों पर अहम चर्चा, क्योंकि 100 से अधिक ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। कोरोना के बाद जिस तरीके से देश अब ढर्रे पे आया है, पहली दीपावली मनाई है, और उसके अलावा तमाम तरह से लोगों को किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्हें मूव किया जाए, इस पर भी चिंतन मंथन मनन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अच्छा, पिछले 5 साल के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आई, और 5 साल पहले यही वो समय था जब एक संकल्प बीजेपी ने लिया था। और खास बात यह कि जब इन राज्यों के चुनावी परिणाम 5 साल पहले निकलकर सामने आए थे तो प्रतिबद्धता और भी ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी की कि पूरे देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। इन्हीं राज्यों ने वो कॉन्फिडेंस बीजेपी को दिया, और फिर एक बार 5 साल बाद इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है वापस सत्ता में आना, ना सिर्फ सत्ता में आना लेकिन बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करना। राजकुमार, निश्चित तौर पर सांची, जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, और जनता जब किसी पार्टी को, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, उसको जब उनका जनता का समर्थन मिलता है तो जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आती है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। और उस कीर्तिमान को स्थापित रखना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उसको भारतीय जनता पार्टी के मंथन मनन और चिंतन करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वर्किंग स्टाइल बीजेपी का बदलता हुआ देखा है, खास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष की तरफ है, और जब हम देख रहे हैं कि अगले साल चुनाव हैं, तो उससे ठीक 1 साल पहले यानी 2021 में हम देख रहे हैं बीजेपी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कई बड़े राज्यों में जिनमें चुनाव हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को बदला, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कोई राज्य हो। हमने देखा कि वहां पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो फेस है, वो बदला है। ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। उत्तराखंड में तो 3 मुख्यमंत्री हुए, गुजरात में भी नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार गहमा गहमी बनी और नए चेहरा निकलकर सामने आए। राजकुमार, बिल्कुल बहुत अहम सवाल है सांची। अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक समीक्षा होती है। यदि किसी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है और उसकी समीक्षा के बाद जो निर्णय निकलते हैं उस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय का नेतृत्व अगर उसको गौर से देखा जाए तो कभी भी बड़े फैसले लेने में कहीं कोताही, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो और चाहे अन्य संगठन की बात हम करें, कहीं भी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेताओं को किनारे बिठा दिया जो मंत्रिमंडल में थे। जब उनकी समीक्षा की गई और समीक्षा में वो लोग कहीं ना कहीं पास होते हुए नहीं दिखे तो उनसे पद ले भी लिए गए। मंत्रालयों की भी बात कर रहे हैं हम लोग, कितने बड़े चेहरे, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट निश्चित तौर पर करते रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अब इस मुकाम पर पहुंची है तो वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही पहुंची है, और जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बढ़ गई है। जो नए एक्सपेरिमेंट होने आने वाले दिनों में और बहुत एक्सपेरिमेंट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जब एक नए ट्रैक पे कहीं ना कहीं सांची चला जाता है तो उसमें बदलाव की संभावनाएं कहीं व्यक्त की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि कहीं भी गुटबाजी नहीं नजर आ रही है, ना दिखने दी जा रही है, क्योंकि और जब फिलहाल हम सत्ता में तो ये देखने को मिल रहा है कि एक्सपेरिमेंट इस कदर बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं कि वो फ्रेश फेसेस के साथ आना चाहते हैं, नए चेहरों को मौका देने की कोशिश है। यही कारण है कि नए सरिये से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, टीम को बड़ा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती की तरफ अग्रसर है। चुनाव से ठीक पहले क्या रणनीति बनाएगी बीजेपी कि सभी राज्यों में जीत हासिल हो सके, देखना दिलचस्प होगा। परिणामों में वो निखर कर सामने आएगा। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फिर 2022 के लिए